नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, UPPCS ROARO 2023 के लिए हमारी जीके की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पहले 3 वीडियो लेक्चर्स में हम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के जलालुद्दीन खिलजी तक के सभी शासकों का और उनसे बनने वाले प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम दिल्ली सल्तनत के बेहद इंपॉर्टेंट शासक अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से प्रश्न बनते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से। दिल्ली सल्तनत में जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। तो इससे पहले मैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में अध्ययन प्रारंभ करवाऊं, आपसे एक निवेदन है दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज थोड़ा गला खराब है तो हो सकता है आपको आवाज थोड़ी अजीब सी लगे, तो थोड़ा सा आज यहाँ पर एडजस्ट कीजिएगा। बहुत ज्यादा गला खराब है, लेकिन फिर भी क्योंकि कल रक्षाबंधन था, कल वीडियो आ नहीं पाई थी, तो मैं जो है वीडियो में गैप नहीं देना चाहता, तो इस वजह से मैं आपके लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 ईस्वी में अपने चाचा और अपने ससुर, मतलब चाचा भी था ससुर भी था, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1296 में। और लगभग 20 वर्षों तक यानी 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में कई नई प्रथाएं, नई परंपराएं प्रारंभ की गई, कई ऐसे निर्णय लिए गए जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानिए, इसका जो राज्याभिषेक है वो 3 अक्टूबर 1296 को। देखिए तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, सिर्फ यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए आपके आगे लेकर आया हूं, लेकिन तिथि नहीं पूछी जाती कभी भी। तो 3 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मनिकपुरा, ये इलाहाबाद के पास, प्रयागराज के पास है कड़ा मनिकपुरा, और यहाँ का ये जो है गवर्नर था, और यहीं उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। तो कड़ा मनिकपुरा में ही इसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था अरकली खां, जो कि दिल्ली में मौजूद था, और ये नहीं चाहता था कि मुझसे पहले अरकली खां अपने आप को सुल्तान घोषित कर दे। हालांकि वो ज्यादा योग्य भी नहीं था, उसे बहुत आराम से अलाउद्दीन खिलजी ने एलिमिनेट भी कर दिया। तो कड़ा मनिकपुरा में ही दिल्ली ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, पर उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में ही जाकर के कराया है। ऐसा नहीं है कि उसने अपना राज्याभिषेक कड़ा मनिकपुरा में कराया। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा। अगर वो कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मनिकपुरा में स्वयं को सुल्तान घोषित किया, तो स्टेटमेंट सही है। कड़ा मनिकपुरा में अपना राज्याभिषेक करा लिया, तो स्टेटमेंट गलत है। उसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ है, बलबन के लाल महल में। बताइए जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था किलोखरी के अपूर्ण महलों में। कैकूबाद ने निर्मित करवाए थे किलोखरी के महल, जो पूरे नहीं हो पाए थे। इन्हें दिल्ली में निर्मित किलोखरी के अपूर्ण महल कहा जाता है, और वहां पर जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहां हुआ? बलबन के लाल महल में। तो एक तो प्रश्न आता है, बलबन का लाल महल कहां निर्मित है? तो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। बलबन के लाल महल में किस शासक का राज्याभिषेक हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था। तो घुमा फिरा करके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कई उपाधियां धारण की थी दोस्तों, एक एक उपाधि पर हम चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले आप समझिए, उसने स्वयं को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कहा। तो स्वयं को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर कहने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? तो मान लीजिए आप कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर के नक्शे कदमों पर चलना चाहता था, विश्व विजय का उसका सपना था। चलिए आगे इसको चर्चा करेंगे। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। देखिए इससे पहले जितने भी शासक होने, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो, बहराम शाह हो, जलालुद्दीन खिलजी हो, नासिरुद्दीन महमूद हो, बलबन हो, कोई भी हो,
सभी ने इस्लामिक कानूनों के मुताबिक ही शासन किया है। इस्लामिक कानून जिसे शरीयत कहते हैं, ठीक है। हालांकि पूर्ण रूप से शरीयत को लागू करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक बनेगा आगे चल करके, यानी इन्होंने शरीयत को पूरी तरह से लागू नहीं किया, पर कानून का जो आधार रहा, शासन का जो आधार रहा, वो इस्लामिक कानून या शरीयत ही रहा। पर अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया। उसने कहा कि धर्म के अनुसार राजनीति नहीं चलाई जा सकती, शासन नहीं चलाया जा सकता, शासन के अपने अलग नियम होने चाहिए, अपने अलग सिद्धांत होने चाहिए। उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि धर्म के ठेकेदार या अल्लाह मुझसे कितना नाराज होगा, मैं वही निर्णय लेता हूं जो मेरी दृष्टि में शासन के लिए उचित है। ये स्टेटमेंट है अलाउद्दीन खिलजी का। तो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया है। तो धर्म को राजनीति से पृथक करने वाला पहला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण करी है। इस बात को समझिए, जैसे सिकंदर विश्व विजय पर निकला था, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा सुनता नहीं है किसी की, बहुत ज़्यादा किसी की नहीं सुनता था, अपने मन की करता था। पर इसका एक मित्र था, और वो जो मित्र था वो दिल्ली का कोतवाल है, दिल्ली का कोतवाल। और उस दिल्ली के कोतवाल का नाम है एनाउल मुल्क। एनाउल मुल्क। उस एनाउल मुल्क के कहने पर उसने ये योजनाएं त्याग दी। कौन कौन सी योजनाएं? एक तो वो विश्व विजय करना चाहता था, तो उसे एनाउल मुल्क ने कहा कि ये अलाउद्दीन पागल ना बन, अभी तो तू भारत पर भी पूरी तरह विजय नहीं कर पाया, भारत बहुत बड़ा है, तू तो दिल्ली और उत्तर भारत के क्षेत्र में बैठा है, पूरा राजस्थान बचा हुआ है जहां पर तेरा शासन नहीं है, यानी पश्चिमी भारत पूरी तरीके से बचा हुआ है, गुजरात बचा हुआ है, साथ ही दक्षिणी भारत, इन पर कब्जा करते करते तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। अगर तू विश्व विजय के लिए निकल गया तो भारत भी तेरे हाथों से चला जाएगा, हिंदुस्तान का शासन भी तेरे हाथों से चला जाएगा। तो इसे एनाउल मुल्क की बात समझ में आ गई, तो उसने ये विश्व विजय का जो सपना है वो त्याग दिया। पर सिकंदर सानी की उपाधि उसने धारण कर ली थी पहले ही। इसके साथ ही वो एक नवीन धर्म चलाना चाहता था, क्योंकि शरीयत के अकॉर्डिंग वो अपना कानून चला नहीं रहा था, तो थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो उसने कहा मैं धर्म ही एक नया चलाऊंगा। तो फिर एनाउल मुल्क ने कहा कि देख फिर गलती कर रहा है, एक तो शरीयत के अकॉर्डिंग तुम अपना कानून नहीं चला रहे हो, धर्म को राजनीति से पृथक कर रहे हो, ऊपर से एक नया धर्म भी चलाओगे, विद्रोह हो जाएगा जनता में और शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा, गद्दी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। तो उसे ये बात, दोनों बातें समझ में आ गई और उसने अपनी ये दोनों योजनाएं त्याग दी। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आए कि कौन सा शासक विश्व विजय करना चाहता था या कौन सा शासक नवीन धर्म चलाना चाहता था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। और किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ये योजनाएं त्याग दी? तो एनाउल मुल्क के कहने पर। दिल्ली का कोतवाल है एनाउल मुल्क। साथ ही इसे खलीफा का नायाब भी कहा जाता है, जनता का चरवाहा, युग का विजेता और विश्व का सुल्तान। ये सभी उपाधियां इसी की हैं, अलाउद्दीन खिलजी की। जनता का चरवाहा, युग का विजेता, विश्व का सुल्तान और खलीफा का नायाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खलीफा का नायाब कहा है अलाउद्दीन खिलजी को, यानी असिस्टेंट ऑफ खलीफा। स्वयं को खलीफा किसने कहा है अगर आपसे ये पूछ ले? ROARO 2016 री एग्जाम जो 2020 में हुआ था प्री, उसमें ये पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा कहा है? स्वयं को खलीफा कहा है, तो उस प्रश्न का उत्तर मुबारक शाह खिलजी होगा। ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी भी था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने को खलीफा का नायाब कहा जाता है। खलीफा स्वयं को किसने कहा है? तो मुबारक शाह खिलजी ने। हम आगे पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनेगा मुबारक शाह खिलजी, वहाँ हम पढ़ेंगे स्वयं को खलीफा किसने कहा है, तो मुबारक शाह खिलजी ने। जबकि खलीफा का नायाब किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था, विश्व विजय की जो उसकी इच्छा थी वो तो उसने एनाउल मुल्क के कहने पर त्याग दी,
पर अब भारत में जो क्षेत्र बचे हुए हैं वहां पर वो कब्जा करेगा। तो 1296 में शासक बनने के बाद 3 वर्ष तो उसे अपनी सत्ता सुदृढ़ करने में लगी। उसने अपना पहला आक्रमण 1299 में किया। 1299 में गुजरात पर वो आक्रमण किया गया और उस समय गुजरात का शासक राय कर्ण या फिर कह सकते हैं आप कर्ण वाघेला, क्या नाम और मिलता है, कर्ण वाघेला। तो राय कर्ण वहां का शासक था, उसे उसने पराजित कर दिया। ये राय कर्ण भाग करके कहां चला गया, ये भाग करके चला गया दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में जाकर के इसने शरण ले ली। तो इस प्रकार से जो है 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया और रायकर्ण को पराजित कर दिया। 1301 में इसने रणथंबोर पर भी आक्रमण किया और रणथंबोर के शासक थे हमीर देव चौहान। इन्हें बड़ा हट्टी हमीर कहा जाता है। वो जो वांटेड मूवी में डायलॉग है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तो वो तो बॉलीवुड का डायलॉग है, पर ओरिजिनल डायलॉग अगर ये किसी पर हिट फिट होता है तो ये हमीर देव चौहान पर ही होता है। पृथ्वीराज चौहान के ये वंशज हैं। अजमेर को त्याग करके, क्योंकि अजमेर पर शासन करना मुश्किल हो गया था जब जीत लिया था मोहम्मद गौरी ने, तो अजमेर को त्याग करके इनके वंशज रणथंबोर चले गए थे और रणथंबोर में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, बहुत ज़्यादा हठी थे। क्यों आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो एक कहानी सुनिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का एक दोस्त था जो मंगोल था, नाम से आप मतलब मत रखिए, और अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी और इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध चल रहे थे। और इस बात की जानकारी हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी को और वो उस मंगोल को मारने का आदेश देता है और वो मंगोल भाग करके रणथंबोर में आता है और हमीर देव चौहान की शरण ले लेता है। जब अलाउद्दीन खिलजी हमीर देव चौहान से कहता है कि इसे हमें वापस कर दो, तो वो कहता है शरणागत की रक्षा करना राजपूत का धर्म है, हमीर आपको इस मंगोल को वापस नहीं कर सकता। कर्ण वाघेला अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि दोबारा सोच ले, तो उसने कहा कि एक बार हमीर देव ने जो कह दिया सो कह दिया, यानी एक बार कमिटमेंट कर दी तो अब मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो हटी हमीर था। आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, पराजित किया रणथंबोर के शासक हमीर देव चौहान को, कब्जा कर लिया रणथंबोर पर अपने जीते जी उस मंगोल को नहीं लौटाया हमीर देव चौहान ने। तो 1299 में गुजरात शासक है कर्ण वाघेला और 1301 में रणथंबोर शासक है हमीर देव चौहान। इन दोनों आक्रमणों में जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, खिलजी के सेनापति, तो एक तो था उलूग खां, ध्यान रखिएगा, उलूग खां, और एक था नुसरत खां। तो आपसे पूछ ले कि खिलजी के सेनापति कौन थे गुजरात आक्रमण के समय या रणथंबोर आक्रमण के समय, तो उलूग खां और नुसरत खां जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इस नुसरत खां की मृत्यु रणथंबोर आक्रमण के दौरान हो गई। यहाँ पे मैंने नोट कराया होगा, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां रणथंबोर आक्रमण के दौरान मारा गया। यानी गुजरात आक्रमण और रणथंबोर आक्रमण में सेनापति हैं उलूग खां और नुसरत खां। हालांकि इस नुसरत खां की जो मृत्यु है वो रणथंबोर आक्रमण के दौरान हो जाती है। 3 खान सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी के फेमस, एक का नाम है उलूग खां, एक का नाम है नुसरत खां और एक है जफर खां। तो नुसरत खां की मृत्यु रणथंबोर आक्रमण के दौरान होती है, जबकि इसका एक सेनापति है जफर खां जो मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया। तो पूछ ले रणथंबोर आक्रमण में कौन मारा गया, तो नुसरत खां। मंगोल आक्रमण में कौन मारा गया, जफर खां। तो जब गुजरात को जीता था 1299 में, तो इन नुसरत खां और उलूग खां ने, विशेषतः नुसरत खां का नाम आता है, एक दास की मंडी लगी हुई थी और वहां पर दासों को खरीदा बेचा जा रहा था। तो वहां एक मलिक काफूर नाम का दास था। तो इस नुसरत खां को बहुत पसंद आया मलिक काफूर। उसने सोचा क्यों ना इस मलिक काफूर को मैं अलाउद्दीन खिलजी को दान कर दूं। तो उसने इस मलिक काफूर को खरीद लिया।
इसे 1000 दीनार में खरीदा था, इस वजह से इसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है। तो किसे 1000 दीनारी कहा जाता है? तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर को कहाँ से खरीदा गया था? तो गुजरात से खरीदा गया था। किसने खरीदा था? तो नुसरत खां ने खरीदा था। और ये मलिक काफूर बहुत ज़्यादा योग्य था। बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत में अभियान होंगे अभी कई, उन सभी अभियानों का जो नेतृत्व किया है वो मलिक काफूर के द्वारा ही किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मलिक काफूर। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। आप में से बहुत से लोगों ने पद्मावत मूवी भी देखी होगी, तो वही पद्मावत मूवी राणा रतन सिंह पर ही आधारित है। राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। इन पद्मिनी के द्वारा इस 1303 में जौहर कर लिया गया, यानी अग्नि कुंड में कूद करके जान दे दी गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह को पराजित किया है। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद चित्तौड़ का नाम बदल दिया है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया है। क्या नाम कर दिया? खिजराबाद। 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया है। चित्तौड़ का नाम बदल करके अपने पुत्र खिज्र खां के सम्मान में इसका नाम खिजराबाद कर दिया है और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बना करके चला गया है वापस दिल्ली। 1303 से 1326 तक चित्तौड़ पर शासन रहा है अलाउद्दीन खिलजी का, मतलब दिल्ली वंश के शासकों का। अलाउद्दीन खिलजी तो ऑफ हो जाएंगे 1316 में ही, तो 1326 तक शासन रहा है दिल्ली सल्तनत के लोगों का चित्तौड़ पर। लेकिन 1326 में एक वंशज रहे राणा रतन सिंह के, हम्मीर देव सिसोदिया। देखिए, हम्मीर देव चौहान रणथंभौर का शासक था, वो अलग था। यहाँ एक हम्मीर देव सिसोदिया हैं जिन्होंने 1326 में पुनः चित्तौड़ को अलग कराया, मतलब आज़ाद कराया और दोबारा से वहाँ पर सिसोदिया वंश का शासन स्थापित किया। तो ये याद रखिएगा, 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा किया था। बहुत सारे आक्रमण करेगा अलाउद्दीन खिलजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति अनाउल मुल्क, ये वही है दोस्तों जिसने विश्व विजय के लिए मना कर दिया है, नवीन धर्म चलाने से मना कर दिया है। इस अनाउल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है 1305 में मालवा के नरेश महलक देव को, और इसे पराजित कर दिया जाता है। साथ ही 1311 में जालौर पर आक्रमण किया जाता है राजस्थान में, और वहाँ के राजा हैं कानड़ देव चौहान, और उन्हें पराजित कर दिया जाता है। और इस 1311 से पहले एक 1307 का छोटा सा आक्रमण और था जो कि सिवाना पर किया गया था, और वहां पर शातल देव को पराजित किया जाता है। तो एक बार आप थोड़ी सी लिस्टिंग बना कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया है, और शासक कौन है दोस्तों? तो शासक है कर्ण वाघेला या राय कर्ण। ध्यान रखिएगा, सेनापति कौन है? तो सेनापति हैं उलूग खां और नुसरत खां। 1300 में, माफ कीजिएगा, 1301 में 1301 में रणथंभौर को जीता है, और रणथंभौर के शासक कौन है? हम्मीर देव चौहान। और सेनापति कौन है? उलूग खां और नुसरत खां। नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है इसी आक्रमण के दौरान। 1303 में चित्तौड़ को जीता है, और चित्तौड़ के शासक कौन है? राणा रतन सिंह। 1305 में मालवा पर आक्रमण किया है अनाउल मुल्क के नेतृत्व में, और मालवा के शासक हैं दोस्तों महलक देव। 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया। हालांकि इंडियन हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाना का आक्रमण, राजस्थान हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ा जाता है। यहाँ के शासक थे शातल देव। ये शातल देव कानड़ देव चौहान के अधीनस्थ थे, और सिवाना दुर्ग को जालौर की चाबी भी कहा जाता है, यानी जालौर को जीतने के लिए सिवाना को जीतना जरूरी है। तो 1311 में जालौर पर आक्रमण किया है, और जालौर के शासक हैं कानड़ देव चौहान। तो ये लिस्टिंग आप जरूर याद रखिएगा, उत्तर भारत के आक्रमण हैं ये। ठीक है दोस्तों,
तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में आपसे आक्रमण पूछे जाएंगे तो 1299 में गुजरात, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1305 में मालवा, 1308 में सिवाना, 1311 में जालौर। इनके शासकों के नाम भी आप याद रखेंगे। गुजरात का कर्ण वाघेला, रणथंभौर का हमीर देव चौहान, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जा सकता है सिवाना का तो शातल देव, मालवा का महलक देव और जालौर का कानड़ देव चौहान। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी विंध्याचल श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। देखिए दोस्तों, इस फैक्ट को मैंने यहाँ पर आप ऐसे स्लाइड में इस तरीके से काटिए ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर ऐसे डिलीट नहीं करना है, इसको ऐसे काटना है। काटने का कारण यह है कि पहला सुल्तान यदि आपसे पूछ ले तो वो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो शासक पहला कौन हो गया दोस्तों? पहला शासक हो गया जलालुद्दीन खिलजी। कौन हो गया? जलालुद्दीन खिलजी। और सेनापति कौन हो गया? सेनापति हो गया अलाउद्दीन खिलजी। पर कई बार प्रश्न में जलालुद्दीन खिलजी होता नहीं है, तब हमें अलाउद्दीन खिलजी ही सही करना पड़ता है। इस वजह से इस स्टेटमेंट को यहां पर लेकर के आए हैं। तो ऐसे आप रखेंगे तो आपके माइंड में जरूर रहेगा। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी के समय में हमने ये चर्चा आपसे करी थी। पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना। देखिए, कथन कारण में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और कारण दे दिया जाता है वह दक्षिण भारत के राज्यों को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता था। तो कथन तो सही है, आक्रमण किया, पर कारण गलत है दोस्तों। वह कोई प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था। वह किसी भी प्रकार से दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अभी उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारे भारत पर कब्जा रख सके। देखिए, जो उत्तर भारत में उसने शासन किया ना, वो सारे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। लेकिन दक्षिण भारत के आक्रमण का उद्देश्य क्या है? केवल और केवल धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का जो सेनापति है वो मलिक काफूर है। ये वही मलिक काफूर है जिसे गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा था नुसरत खान ने। 1000 दीनारी मलिक काफूर। इस मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण किया गया और जो पहला आक्रमण किया गया है दक्षिण भारत में वो किस पे किया गया है? वो किया गया है देवगिरी पर। देवगिरी का शासक है रामचंद्र और इस रामचंद्र ने अधीनता स्वीकार कर ली है। दिल्ली को कर देना, वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया है। और अलाउद्दीन खिलजी जो सिर्फ धन प्राप्त करना चाहता था, उसकी सत्ता स्थापित करने में कोई रुचि नहीं है, तो उसने इस रामचंद्र को कहा कि ठीक है, हम आपको एक उपाधि देते हैं, राय रायान की उपाधि, और आप हमारी ओर से शासन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायान की उपाधि दी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र को राय रयान की उपाधि दी है जब उसने अधीनता स्वीकार कर ली है। और प्रथम आक्रमण इसी देवगिरी के विरुद्ध हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आप जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो एक बार आप वो लिस्टिंग देख लीजिए किस प्रकार से आक्रमण किया है। तो पहला आक्रमण हुआ है देवगिरी पर 1307 और 1308 में रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली है दोस्तों और उसको राय रयान की उपाधि दी है। दूसरा आक्रमण वारंगल में किया है। वारंगल जो तेलंगाना में पड़ता है और वहां का शासक है काकतीय वंश का राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। 1309 और 10 में आक्रमण किया है और इस प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने भी अधीनता स्वीकार कर ली है और इसने अपनी एक मूर्ति भेजी है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के पास में, जो मूर्ति सोने की जंजीरों से जकड़ी हुई है, यानी कि यह अधीनता का प्रतीक है कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं और जैसे हम सोने की जंजीर में जकड़ करके भेज रहे हैं उसी प्रकार आपको धन देते रहेंगे। और प्रताप रुद्रदेव ने ही
कोहिनूर हीरा दिया है मलिक काफूर को। ये सब आगे मैंने नोट कराया है। कोहिनूर हीरा दिया है मलिक काफूर को और मलिक काफूर ने वो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दिया। तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के हाथ सबसे पहले कोहिनूर हीरा लगा है और वो कोहिनूर हीरा कैसे पहुंचा, किसने दिया, तो वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के द्वारा दिया गया। फिर द्वार समुद्र पर आक्रमण किया है 1310 में, वीर बल्लाल तृतीय को पराजित किया। पांड्य साम्राज्य में सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर पांड्य का साथ दिया, यानी वीर पांड्य के विरुद्ध शासन अभियान भेजे 1311 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा, इसी पांड्य राज्य से सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक धन अलाउद्दीन खिलजी को किस आक्रमण से सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ है, तो पांड्य राज्य पर किए गए आक्रमण से, मदुरई पर किए गए आक्रमण से। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, पर रामचंद्र देव जब ऑफ हो गए तो उनके पुत्र शंकर देव शासक बने और शंकर देव ने कहा मैं कोई भी अधीनता स्वीकार नहीं करता दिल्ली की, किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं दूंगा। तब 1315 में पुनः देवगिरी के विरुद्ध अभियान किया जाता है और इस अभियान में ये शंकर देव मारा जाता है। तो पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ दक्षिण भारत में, तो देवगिरी के विरुद्ध 1307-8 में। अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, तो वो भी देवगिरी के विरुद्ध 1315 में। सर्वाधिक धन किस आक्रमण से प्राप्त हुआ, तो सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ है दोस्तों मदुरई के विरुद्ध किए गए आक्रमण से, पांड्य राज्य के विरुद्ध किए गए आक्रमण से, वीर पांड्य के विरुद्ध किए गए आक्रमण से। सोने की जंजीरों में जकड़ी हुई मूर्ति किसने भेजी है, तो काकतीय नरेश प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने भेजी है। वारंगल के ये राजा हैं। कोहिनूर हीरा भी इन्होंने ही दिया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे, हालांकि मैंने आगे इन्हें नोट भी कराया है। देखिए, तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। साथ ही सोने की जंजीरों से जकड़ी मूर्ति, अपनी मूर्ति है उसकी खुद की मूर्ति भी भेंट करी। तो ये तो दोस्तों दक्षिण भारत के आपने अभियान देख लिए। अब ध्यान रखिएगा, मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं लगातार दिल्ली पर और मंगोल कब्जा करना चाहते हैं भारत पर भारत में इस समय एक मजबूत शासक बैठा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही अच्छे सेनापति हैं, जैसे कि एक है जफर खां। मंगोलों ने सर्वाधिक बार अलाउद्दीन खिलजी के काल में आक्रमण किए हैं। कितनी बार, तो 7 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। हर बार मंगोल पराजित हुए हैं, हर बार मंगोल पराजित हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों ने 7 बार आक्रमण किया, 7 बार पराजित हुए हैं और मंगोल आक्रमण के दौरान ही इसका सेनापति जफर खां मारा भी गया था। आगे नोट करा चुका हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, मंगोलों से सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में दिल्ली में सीरी नगर की स्थापना करी है और इस सीरी को अपनी राजधानी बनाया है। इस सीरी नगर को अपनी राजधानी बनाया है। तो सीरी फोर्ट भी बनाया गया है और इस सीरी की स्थापना 1304 में करी है दिल्ली में। और ध्यान रखिएगा, इसे दिल्ली का द्वितीय नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली का द्वितीय नगर। दिल्ली के कई नगर आप पढ़ेंगे, प्रथम नगर, द्वितीय नगर, तृतीय नगर, चतुर्थ नगर। तो दिल्ली का द्वितीय नगर अगर आपसे पूछ ले कौन सा है, तो वो सीरी है। पहला कौन सा था, तो पहला था किलाए राय पिथौरा, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका सीरी। और सीरी की स्थापना किसने करी है, तो 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए, और इसी को अपनी राजधानी बना लिया। दिल्ली में ही स्थित है सीरी भी, और सीरी फोर्ट का निर्माण भी यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ कवि कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो पे तो पूरा हम जो है 2-3 स्लाइड पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा। मैंने आपको नोट करवाया था
कई कवियों के विषय में आपको नोट करवाया है, जैसे कि तबकाते नासिरी के रचनाकार मिन्हाज उस सिराज के बारे में, हसन निज़ामी के बारे में आपको नोट कराया है, ठीक है ना। तो इन्हें सब एक जितने भी कवि आपको नोट कराए जाएंगे या जितने भी रचनाकार, जितने भी ग्रंथकार आपको नोट आगे भी कराए जाएंगे, उन्हें सभी को लिखिएगा। हालांकि बाद में जब ख़त्म हो जाएगा ना दिल्ली सल्तनत का इतिहास, तो मैं एक क्लास अलग से लेकर के आऊँगा जहाँ पर ये सभी रचनाओं के विषय में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के साहित्यिक स्रोत करके उस टॉपिक का हेडिंग होगी उस टॉपिक की, तो पूरी एक अलग से वीडियो भी लेकर के आऊँगा। पर आपको जो है लेक्चर्स में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ एक दूसरे से। चलिए, अब ये तो था, अभी तक तो हमने राजनीतिक हिस्ट्री पढ़ी थी अलाउद्दीन खिलजी की, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के क्या प्रशासनिक सुधार रहे, क्या जो है इसके आर्थिक सुधार रहे, क्या इसके सैन्य सुधार रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधारों पर चर्चा करें तो सबसे पहले सैन्य सुधारों को अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने नगद वेतन प्रणाली के साथ स्थायी सेना का गठन किया। देखिए, हमने देखा था केंद्र में सबसे पहले जो सेना है वो इल्तुतमिश ने रखी, पर कोई स्थायी सेना बहुत बड़ी नहीं थी। केंद्र की सेना को तो आप बॉडीगार्ड्स मान लीजिए। राज्य के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। जब भी वो किसी आक्रमण पर जाता था तो इक्तेदारों से, प्रांतपतियों से, गवर्नरों से, अपने अधीनस्थ राजाओं से सेना मंगाता था और फिर युद्ध पर जाता था। तो जब खुद की सेना नहीं होती थी, अगर मान लो इनमें से कोई भी विद्रोह कर दे तो राजा के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी, सुल्तान के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि केंद्र के पास अपनी खुद की सेना होनी चाहिए और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाएगा, कोई किसी भी प्रकार की भूमि का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भूमि का टुकड़ा देने पर तो ये यकीन ही नहीं कर रहा, ये तो जो पहले से इक्ता दे रखे हैं ना उन इक्ताओं को वापस ला रहा है और उन्हें खालसा भूमि डिक्लेयर कर रहा है। खालसा भूमि एक ऐसी भूमि होती है जिसकी से प्राप्त होने वाली इनकम डायरेक्ट केंद्रीय खजाने में जमा होती है। तो वो भूमि देने में तो यकीन ही नहीं रख रहा है, वो तो दी हुई भूमि वापस ले रहा है। तो सैनिकों को वो नगद वेतन दे रहा है। कितना वेतन दिया जाता था सैनिकों को अगर आपसे पूछ ले तो 734 टंका। टंका चांदी का सिक्का होता था जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ कराया था। टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने, जीतल तांबे का, टंका चांदी का। तो 734 टंका वेतन दिया जाता था सैनिकों को और अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंका और दिया जाता था। अतिरिक्त घोड़ा रखने पर, अगर आपके पास में एक घोड़ा अतिरिक्त है तो अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंका और दिया जाता था। तो नगद वेतन देना प्रारंभ कर रहा है। अब होता क्या था इससे पहले दोस्तों, बड़ा भ्रष्टाचार था। जब भी वेतन की बारी आती थी, चाहे भूमि के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, या जब अलाउद्दीन खिलजी ने भी नगद वेतन देना प्रारंभ करा तो प्रारंभ में सैनिक क्या होते थे, एक्स्ट्रा सैनिक दिखा दिए जाते थे सेनापतियों के द्वारा कि हमारी टुकड़ी में ये व्यक्ति सैनिक है, ये व्यक्ति सैनिक है, ये व्यक्ति सैनिक है, और उनके नाम का वेतन ले लिया जाता था। इसी प्रकार जब घोड़ों की बात आती थी, हमारे पास ये घोड़े हैं, ये घोड़े हैं, ये घोड़े हैं, अच्छे अच्छे घोड़े दिखा दिए जाते थे। और युद्ध के समय में 2m दर्जे के घोड़े आते थे, क्योंकि एक ही अच्छा घोड़ा ये वाली टुकड़ी भी दिखा रहा है, फिर उसने अपनी दूसरे टुकड़ी को दे दिया जिसका मित्र है, उन्होंने भी वही घोड़ा दिखा दिया, देखो साहब हम पे घोड़ा है, बढ़िया, हमें ये 78 टंका अतिरिक्त दे दो। और जब युद्ध की बारी आती थी तो 100 घोड़े दिखाए गए थे तो 78 ही घोड़े हैं मान लीजिए, तो बड़े कम होते थे। तो ये भ्रष्टाचार व्याप्त था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे आज का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उसी प्रकार सैनिकों का हुलिया रखने की और घोड़ों को दागने की, यानी घोड़े पर मोहर लगा दी जाएगी ताकि एक बार घोड़ा चेक हो गया तो दोबारा से उसी घोड़े को कोई और चेक न करा सके, उसके नाम पर दोबारा से वेतन न ले सके। तो घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा आरंभ करवाई है किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो नगद वेतन देना किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना का गठन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ कराई? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा किसने प्रारंभ कराई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित जागीर व्यवस्था समाप्त कर दी। मैंने कहा ना, जो भूमि दी गई थी इक्ता के रूप में, वे सभी भूमियां वापस ले ली गई और उन्हें खालसा भूमि डिक्लेयर कर दिया। इक्ता ही नहीं, यहां तक कि मिल्क, इनाम, इदरात और वफ, ये सभी भूमियों के प्रकार हैं दोस्तों। मिल्क होता था वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि, इदरात होती है पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि। ये सभी टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि।
मिल्क क्या होती है? देखो वेतन मिलेगा तो मिल्क पियोगे ना, तो वेतन के लिए दी जाने वाली भूमि। तो अगर आप काम कर रहे हो, सेना में हो, वेतन के रूप में कोई भूमि दे दी तो उसे मिल्क कहेंगे, और सेना में नहीं हो, पेंशन के रूप में कोई भूमि दी जा रही है तो उसे इदरात कहते थे। ठीक है। इनाम भूमि कोई भी अच्छा काम करने पर इनाम के रूप में दी जाने वाली भूमि इनाम भूमि कहलाती थी, और धार्मिक कार्यों के लिए दान की जाने वाली भूमि वक्फ कहलाती थी। तो मिल्क, इनाम, इदरात, वक्फ ये सभी भूमियों के प्रकार हैं। इन सभी भूमियों को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वापस ले लिया गया और इन्हें खालसा भूमि डिक्लेयर कर दिया गया, यानी अब इनसे प्राप्त होने वाली संपत्ति, इनसे प्राप्त होने वाली आय सीधे सुल्तान को प्राप्त होगी, यानी केंद्रीय खजाने में जमा कराई जाएगी। साथ ही दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति को रोकने का प्रयास किया। करप्शन, अनाचार, व्याभिचार व्याप्त हो रहा था इसके सैनिकों में इस वेश्यावृत्ति की वजह से। वो चाहता था कि उसके सैनिक उच्च कोटि के, उच्च चरित्र वाले हों, तो इस वजह से उसने वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी। इसने दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग का गठन किया। देखिए विभागों को ध्यान रखिएगा। नायाब मामलात का पद किसने चलाया है? बहराम शाह ने। इसके साथ ही दीवाने आरिज किसने चलाया है? बलबन ने। इसके अलावा बरीद ममालिक किसने चलाया है? बलबन ने। ख्वाजा नाम का पद किसने चलाया था? बलबन ने। दीवाने वकूफ किसने चलाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तखराज किसके द्वारा चलाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने रियासत कौन प्रारंभ करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने बंदगान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने कोही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सभी बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप दोस्तों, तो आपको प्रशासन तो बहुत डिटेल से पढ़ना है। मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है। तो दीवाने मुस्तखराज जो कि एक राजस्व विभाग था, इस राजस्व विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई है। वो विभाग किस चीज से संबंध रखता था ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही अब आपको पता है इसने नगद वेतन देना प्रारंभ करा, और वेतन दे कितना रहा है? 734 टंका। और ये बहुत कम वेतन है दोस्तों। इस 734 टंके में कुछ नहीं होता, परिवार नहीं चल रहा है सैनिकों का। तो सैनिकों के आगे बड़ी समस्या हो रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी समझ रहा है कि यदि सैनिक संतुष्ट नहीं होंगे ना तो ये विद्रोह कर देंगे, क्योंकि पहले इन्हें भूमि मिलती थी और उस भूमि से जो आय होती थी वो 734 टंका से कई ज़्यादा होती थी, और अब मैं इन्हें कुल 734 टंका दे रहा हूँ, तो ये बड़ी समस्या की बात है। तो उसने वेतन तो नहीं बढ़ाया, पर उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी, यानी महंगाई पर कंट्रोल कर लिया, राशन व्यवस्था को लागू कर दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्या था ये बाजार नियंत्रण प्रणाली? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब है महंगाई पर काबू करना। अब एक बात बताइए, आपको मिल रहे हैं 734 टंका। आज जो है टमाटर 10 रुपये किलो है, फिर 20 रुपये किलो हो गया, दूसरे दिन 30 रुपये किलो हो गया। या दूध जो है आज आपका 50 रुपये किलो है, फिर 100 रुपये किलो हो गया। मतलब उस समय की मुद्राओं के अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास कीजिए। तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पर आपका वेतन तो 734 टंका ही है ना। तो महंगाई बढ़ने के साथ ये वेतन और कम होता जाएगा। तो इस महंगाई पर अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दी और मार्केट की दर निश्चित कर दी कि भाई साहब अगर दूध 10 रुपये है तो अब 10 रुपये से ज़्यादा का दूध नहीं बिकेगा। 9 में बेच लो, 8 में बेच लो, 7 में बेच लो, फ्री बांट दो, लेकिन अब आप इसे 11 रुपये में नहीं बेच सकते, यानी कि दर से ज़्यादा नहीं बेच सकते। इसी को बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा गया। और इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को सार्वजनिक रूप से लागू करने के लिए उसने एक और विभाग चलाया जिसका नाम है दीवाने रियासत। तो दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत ये दोनों ही किसके द्वारा चलाए गए? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इस दीवाने रियासत का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया दोस्तों? वो बनाया गया मलिक याकूब को। देखिए प्रथम अध्यक्ष जहां याद करा रहा हूं वो याद रखिएगा। पहला नायाब मामलात कौन बना था? एतगीन। मैं रिवीजन भी कराता हूं इसी वजह से आपको। अगर मैं पूछूं पहला आरिज ममालिक कौन बना था तो इमादुल मुल्क, और पहला
सदर रियासत, सदर रियासत कौन होता है? दीवाने रियासत के अध्यक्ष को ही सदर रियासत कहते हैं। वो कौन बना है? मलिक याकूब। ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर नहीं, मलिक याकूब। इसके अलावा इसी दीवाने रियासत के अधीन, ये दीवाने रियासत के अधीन है, दीवाने रियासत के अधीन एक नया ऑफिस प्रारंभ किया गया, एक नया विभाग बनाया गया जिसका नाम था शहनाई मंडी। इस शहनाई मंडी का काम क्या होता था? इसी शहनाई मंडी के द्वारा ये जो दर हैं बाजार की, रेट हैं, किसी भी सामान किस रेट से ज़्यादा नहीं बिकेगा, ये रेट कौन डिसाइड करता था? तो ये यही शहनाई मंडी करती थी। प्रत्येक व्यापारी को बिजनेस करने से पहले, मंडी में बैठने से पहले इस शहनाई मंडी के कार्यालय में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अपना पंजीकरण कराना पड़ता था और इसी शहनाई मंडी के द्वारा निर्धारित दरों पर ही अपना माल बेचने का एक शपथ पत्र दाखिल करना पड़ता था। यदि उस दर से ज़्यादा माल बेचा गया तो कड़ा दंड भी मिलता था। और इस शहनाई मंडी का जो प्रथम अध्यक्ष है वो मलिक काबुल था। कौन था? मालिक लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मलिक काबुल, मलिक काबुल। तो मलिक याकूब और मलिक काबुल, इनमें कंफ्यूजन करते हैं, स्टेटमेंट में पलट देते हैं। प्रथम दीवाने सदर रियासत मलिक काबुल को बनाया गया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला शहनाई मंडी मलिक काबुल, शहनाई मंडी का जो अध्यक्ष है वो मलिक काबुल, और पहला सदर रियासत या दीवाने रियासत का जो अध्यक्ष है वो मलिक याकूब। पहला आरिज ममालिक इमादुल मुल्क और पहला नायाब ममलियात एतगीन को बनाया गया। तो ये विभाग हैं दोस्तों कुछ। बरीदे मंडी, बरीदे मंडी का काम क्या होता है? बाजार निरीक्षक के तौर पर ये काम करता है। शहनाई मंडी बाजार अधीक्षक के तौर पर कार्य करता है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक के तौर पर कार्य करता है। और मुनिहान और मुनही गुप्तचर होते थे। भाई कोई व्यापारी ज़्यादा रेट पर सामान बेच रहा है, ये पता कैसे लगेगा? ये पता लगता था गुप्तचरों के माध्यम से। अब कोई शिकायत करे, मान लो किसी ने शिकायत ही नहीं करी, फिर तो गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया था। मुनिहान कहलाते थे गुप्तचर, और वे इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के विषय में जानकारी देते थे शहनाई मंडी को, सदर रियासत को और सुल्तान को कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है या फिर नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई। उसने भूमि को नपवाया और भूमि की उपज के आधार पर ही उसने लगान लगाया। इससे पहले क्या होता था दोस्तों? लगान लगा दिया गया, अच्छा 33% लगान है, तो एक उपज ना निश्चित कर दी जाती थी कि आपके इस खेत से इतना अनाज उपजता है, इसका 33%, यानी आप ये रकम हमें देंगे। अब चाहे अकाल पड़ जाए वो रकम देनी पड़ती थी किसान को, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, भूमि को नापो, भूमि की पैमाइश करवाओ और फिर उस हिसाब से बताओ एवरेज की मौसम कैसा है, बारिश कैसी हुई है, कितना अनाज उगाया जाएगा, उगेगा इस पर, और फिर उस हिसाब से कर लगान की दर को निर्धारित करो कि कितना लगान देना है इस किसान को। तो ये जो भूमि की पैमाइश करवाई थी इसे मसाहत कहा जाता है दोस्तों, ये टर्म याद रखिएगा। तो भूमि की पैमाइश कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला भूमि की पैमाइश कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। राज्य की आय का ब्यौरा रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मसाहत क्या है ये भी पूछा जाता है। तो भूमि की पैमाइश ही मसाहत कहलाती थी। और इस भूमि की पैमाइश और मसाहत करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? दीवाने मुस्तखराज नाम के राजस्व विभाग को, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। इसी काम के लिए करी थी दीवाने मुस्तखराज की व्यवस्था। कर कितना लिया जाता था? तो 50% राजस्व लिया जाता था। देखिए इससे पहले 33% राजस्व लिया जाता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी जो 50% राजस्व ले रहा है, 50% टैक्स ले रहा है। टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहा है। इसने दो नए कर भी चलाए हैं, चरी कर और घरी कर। देखिए जमींदार वर्ग हुआ करता था हिंदुओं में, खुद मुकद्दम और चौधरी कहते थे उन्हें। क्या कहते थे? खुद कहते थे या फिर मुकद्दम कहते थे या फिर चौधरी कहते थे। ये क्या होता था? ये जमींदार वर्ग होता था, चौधरी।
जमींदार वर्ग होता था। और इस जमींदार वर्ग से कोई कर लिया नहीं जाता था, बल्कि इस जमींदार वर्ग को जिम्मेदारी दी गई थी किसानों से कर वसूलने की। तो ये तो कर लेता था, जैसे दिल्ली सल्तनत में अगर से 1000 रुपये जमा करने तो किसानों से 1500 1600 रुपये वसूलता था, अपनी जेब में भी भरता था, इसको खुद को कोई कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, पहले तो वो जो इनाम भूमि थी, मिल्क भूमि थी, इदरात भूमि थी, वो सभी वापस ले ली। वो जमींदारों के पास ही तो थी, वापस ले ली गई। और इन जमींदारों से, इन खुद मुकद्दम चौधरियों से चरी कर और घरी कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। घरी कर यानी जमीन पर लगने वाला। अच्छा, इन जमींदारों पर जितनी ज़्यादा जमीन होगी उतना ही ज़्यादा उन्हें घरी कर देना पड़ेगा, जितने ज़्यादा पशु होंगे उस इतना ही उन्हें चरी कर देना पड़ेगा। यानी अब जमींदारों पर भी कर लग गया। तो घरी कर और चरी कर नाम के 2 नए कर प्रारंभ करवाए हैं किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके अलावा एक कर होता था खम्स। खम्स क्या होता था दोस्तों? खम्स होता था जब सेना किसी राज्य पर आक्रमण करती थी तो वहाँ लूट कचोट मचाती थी, वहाँ से लूट करके धन लाती थी, और उस लूट के धन को खम्स या फिर ये वर्ड मिलेगा आपको खुम्स, ये कहा जाता था। देखिए खुम्स जब चढ़ती है तो युद्ध करते हैं, और युद्ध में जो लूट का माल मिलता था उसे क्या कहते थे? खुम्स। तो नियम क्या था दोस्तों? नियम था कि 20% तो उस खुम्स का शाही खजाने में जमा करा दिया जाएगा, बाकी 80% उन सैनिकों में बांट दिया जाएगा जो सैनिक उसे लूट करके लाए। इसका कारण क्या है? ताकि सैनिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुम्स लूटने के लिए एनकरेज हों। पर अलाउद्दीन खिलजी, जिसे पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी बहुत बड़ी सेना खड़ी कर रहा है, इसीलिए तो उसने दक्षिण भारत पर अभियान करा, इसी वजह से उसने खालसा भूमि को विकास किया, और इसी वजह से इसने इस व्यवस्था को भी पलट दिया। उसने कहा अब ऐसा नहीं होगा, 20% तो सैनिकों को मिलेगा, 80% मैं रखूंगा। और यही नियम मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान हुए हैं जिसने खम्स का 80% भाग अपने पास रख लिया, बाकी 20% सैनिकों को ही दिया। बाकी ये हम चर्चा कर ही चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के काल में स्थापत्य कला की, तो जो लाल बलुआ पत्थर, देखिए जो आगरा का ताजमहल, दिल्ली का ताजमहल है ना, वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग स्थापत्य कला में अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि स्पीड हमें तेज़ रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। हिस्ट्री के अलावा शीघ्र ही आपके लिए ज्योग्राफी और साइंस की क्लासेस भी प्रारंभ की जा रही हैं। आगे फिर बाद में पॉलिटी की और इकोनॉमिक्स की क्लास भी देख लेंगे, कि करंट अफेयर है, बहुत कुछ है। हिंदी की क्लासेस लगातार चली रही हैं। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 2 दिन वीक क्लासेस नहीं आई थी सिर्फ, बाकी क्लासेस निरंतर चलेंगी। तो आपके सामने पूरी कोचिंग आपको कराई जाएगी, और समय रहते मेरा कराने का प्रयास है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम तक खत्म करें। मैं चाहता हूं कि 2-3 महीने में ही, 4 महीने का आपको टाइम मिलेगा, तो 2-2.5 या 3 महीने में हम जो है ये ख़त्म कर लें पूरा सिलेबस, ताकि आपको 1 महीना जो है बढ़िया रिवीजन के लिए मिल जाए। तो इसमें मेरा सपोर्ट आप कीजिए, थोड़ा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोई आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो बताइए, कोई कमी है तो बताइए। ठीक है, बाकी नोट्स बहुत बेहतरीन है। इन्हीं नोट्स से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और आपका प्री और मेंस जो जीके का होता है वो बहुत अच्छा जाएगा इन्हीं नोट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो। पूरी कोचिंग के नोट्स है, आपको पेड कोचिंग में ऐसे इससे बेहतरीन नोट्स नहीं मिलेंगे, ये वादा मैं आपसे करता हूँ, इतना विश्वास आपको मैं दिला सकता हूँ। चलिए, दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार के जस्ट सामने एक दरवाजा बना हुआ है जिसे अलाई दरवाजा कहते हैं, उसका निर्माण दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। लेकिन नाम से समझ में आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी नहीं करवाया होगा, अलाई दरवाजा है, पर इसका एक अन्य नाम भी है, कुश के सीरी। अगर ये पूछ लूँ मैं कुश के सीरी का निर्माण किसने कराया तो दिक्कत हो सकती है, तब भी दिक्कत मत रखिएगा। देखिए सीरी, और सीरी नाम का नगर किसने बनाया है? तो 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, पढ़ा अभी हमने। तो कुश्क ए सीरी का निर्माण भी किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया है।
साथ ही 1000 खंभों का महल, 1000 सितून और हौज खास, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है? तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया है। देखिए स्टेटमेंट है, एक अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है और एक बर्नी का स्टेटमेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली पर ये स्टेटमेंट हैं, क्योंकि सत्य सत्य में आ जाता है। एक तो आपसे पूछ ले कि जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उसका क्या कारण था, तो सीधी सी बात है, सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई गई थी। तो अगर आपसे बिना किसी लेखक का नाम दिए पूछ ले कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था, तो सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया गया था। और यदि बर्नी का नाम दे करके पूछ ले तब भी यही उत्तर होगा। बर्नी ने ये बात कही है कि सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया गया था, और जितने भी अन्य इतिहासकार हैं वो सभी इससे इत्तेफाक रखते हैं। इसी वजह से इसी कारण को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और सटीक माना जाता है। जबकि अगर अमीर खुसरो का नाम दे करके आपसे पूछ ले तो अमीर खुसरो ने कहा है आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया गया। देखिए अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के काल का है, और वो तो वही कहेगा ना जो बादशाह या सुल्तान कहेगा। तो इस वजह से वो कह रहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, जबकि सच्चाई क्या है, सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया गया था। चलिए दोस्तों, ये थे अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए कोचिंग करने आप जाएंगे तो इतना सब कुछ पढ़ाने में आपको 2 से 3 दिन की क्लास लगती है, यानी 2 से 3 घंटे का लेक्चर कम से कम लगता है। मैंने चूंकि स्लाइड्स के माध्यम से आपके सामने लेकर के आया हूं, एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई कमी नहीं रखी है, बस लिखने का टाइम बचा है, तो 1 घंटे में हमने इसे पूरा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है आरओ के एग्जाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस के द्वारा हो या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट, आजकल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम भी अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, टफ आता है, कंपटीशन बहुत हाई होता है, मेरिट बहुत हाई जाती है, तो अच्छे से पढ़िएगा। उसका एग्जाम भी लगभग इसी के साथ ही होगा, दिसंबर के आसपास ही उसका एग्जाम भी होगा। तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा पैट का आप अच्छे से कीजिए, अध्ययन कीजिए, उसमें लोअर पीसीएस की भर्ती भी आने वाली है। पैट के लिए हमारी क्लासेस चल रही थी, ज्योग्राफी की क्लासेस हैं, उसमें 100 क्वेश्चन के आसपास रह गए हैं, तो वो भी मैं आपको 1-2 दिन में पूरा करा दूंगा। और उसके बाद पैट के लिए हमारी हिस्ट्री की क्लासेस, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री की क्लासेस भी चलेंगी, तो वो क्लासेस बंद नहीं हुई हैं, वो भी चलेंगी दोस्तों। अब थोड़ा सा टाइम मैनेज मुझे करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से हम उसमें निकालेंगे कोई ना कोई रास्ता। तो लगातार क्लासेस आएंगी, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।